अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था। तो पीछे हमने डिटेल्स देखा कि हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, उसकी कितनी टाइप्स है, और देन हमने देखा कि हमारे पास उसकी हाइट, टाइम, रेंज और उसकी वैल्यू क्या है। हमने ये पीछे डिटेल्स देखा था। तो आज हम उसी प्रोजेक्टाइल मोशन में से जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो बार बार रिपीट होते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, हमारे पास सिंपली एमसीक्यूज नहीं होंगे कि हाइट का फार्मूला क्या है, टाइम का फार्मूला क्या है, रेंज का फार्मूला क्या है। ये सब तो हमारे पास आपको भी आता है। हम कंसेप्चुअल और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, आपके कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को, जो कि प्रोजेक्टाइल में से ई-कैट एम-कैट में से आ सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो ये कि स्टूडेंट हम क्या करेंगे, पहले हम हाइट और रेंज का जो रिलेशन है उस हिसाब से, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है उस हिसाब से हमारे पास एमसीक्यूज आएंगे। ये तीन पहले जो एमसीक्यूज आएंगे ये हाइट और रेंज के हवाले से होंगे। तो सबसे पहला जो एमसीक्यूज है वो ये कहता है, मैं स्टेटमेंट स्टूडेंट पढ़ूंगा, नीचे ऑप्शन आएंगे, आपने एक के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो पहला एमसीक्यूज वो ये कहता है कि बताओ किस एंगल के ऊपर हमारे पास जो हाइट है वो रेंज का 1/4 हो जाए, रेंज का चौथा हिस्सा हो जाए। वो कहता है बताओ कौन सा एंगल है जिसके ऊपर जो हाइट है वो रेंज का 4th हो जाए, 1/4 हिस्सा हो जाए। तो हमने कहा हम अब एंगल की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 30, 40, हमारे पास 45 या इनमें से कोई भी नहीं। स्टूडेंट आपने सोच समझ के इसके ऊपर क्लिक करना है, आपने खुद सोल्व करना है। स्टूडेंट हमारे पास हाइट और रेंज का जो 1/4 है, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि कौन से एंगल के ऊपर हमारे पास ये वैल्यू होंगी। तो हमारे पास हमें हाइट का भी फार्मूला पता, हमें रेंज का भी फार्मूला पता, हमने इसको ऐसे इस फार्मूले में कन्वर्ट करना है। उसने तो स्टूडेंट ऐसे स्टेटमेंट लिखी है, हमने ये खुद बनाया स्टेटमेंट को देख के कि हाइट हमारे पास जो रेंज का 1/4 है, हमने उसको फार्मूले के फॉर्म में लिखा। अब हमारे पास जो हाइट का फार्मूला है वो हमें पता कि हाइट हमारे पास होती है, ये हमारे पास हाइट का फार्मूला हो गया, ये किसके इक्वल है 1/4। तो साथ में रेंज की वैल्यू, रेंज हमें पता sin 2 एंगल, और नीचे हमारे पास जी आ जाता है। ये हमारे पास रेंज की वैल्यू है। अब हमें एंगल चाहिए, तो जो जो चीज़ें कटती हैं हम उनको काट देते हैं। ये भी गया, साथ में हमारे पास ये जी गया, ये हमारे पास 2 गया, 2 आ गया। अब हमारे पास जो फाइनली चीज़ बची वो क्या थी, साइन स्क्वायर एंगल किसके इक्वल है, sin 2 एंगल हमारे पास होता है 2 sin एंगल कोज एंगल। तो ये हमारे पास आ गया 2 sin एंगल कोज एंगल। तो ये हमारे पास ये साथ में 1/2 भी था ये वाला, तो ये 2 हमारे पास गया ऐसे। ये साइन एंगल पूरा का पूरा गया, पीछे बच गया साइन एंगल कोज एंगल। ये कोज हमारे पास इधर आ जाएगा नीचे, तो हम इधर कर लेते हैं, ये कोज नीचे आ जाएगा। तो साइन डिवाइडेड बाय कोज एंगल, ये किसके इक्वल आ गया, अब सारा इधर आ गया, तो पीछे हमारे पास 1 बच गया। ये tan एंगल आ गया 1, तो एंगल हमारे पास tan इनवर्स 1। तो फाइनली tan इनवर्स 1 हमारे पास 45 के इक्वल होता है। तो हमारे पास 45 के इक्वल tan एंगल होता है। तो स्टूडेंट हमने ये सारी कैलकुलेशन जब हमने की तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो 45 का आ गया। तो इसी तरह के हमारे पास एमसीक्यूज आती हैं, वो सीधे सीधे नहीं पूछता स्टूडेंट ई-कैट और एम-कैट में, वो ऐसे घुमा फिरा के देता है। तो जब हमारे पास रेंज का चौथा हिस्सा हाइट के इक्वल है तो वो 45 एंगल के ऊपर होगा। अब हमारे पास जो अगला एमसीक्यूज है वो स्टूडेंट हमारे पास बिल्कुल इसी हाइट और रेंज के रिलेशन के ऊपर होगा। पहले 3 इसी तरह के हो गए। दूसरा वो कहता है कि बताओ कौन सा एंगल है जब हमारे पास जो हाइट है वो हाफ ऑफ रेंज हो जाए, रेंज का हाफ हो जाए हाइट। तो हमने एंगल बताना है जब हमारे पास हाइट जो है वो रेंज का हाफ हो जाए। जब हम रेंज को डिवाइड करें 2 के ऊपर, उसको आधा करें, तो वो हमारे पास उस प्रोजेक्टाइल की हाइट मिल जाए। तो नीचे ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल इसी तरह के होंगे, 30, 45 और साथ में हमारे पास
70 एंगल। तो स्टूडेंट बिल्कुल इसी तरह एक मैंने सॉल्व कर दिया, आपने बाकी जो हमारे पास दूसरे दो हो गए आपने खुद सॉल्व करने हैं। आपने हाइट की भी वैल्यू पुट करनी है, रेंज की भी वैल्यू पुट करनी है और खुद सॉल्व करना है। तो देन हमारे पास जो एंगल की वैल्यू आएगी वो 63 के ऊपर होगा। 63 के ऊपर हमारे पास रेंज जो है वो हाइट के हाफ के इक्वल होगी। अब जो हमारे पास हाइट है वो रेंज के हाफ के इक्वल होगी। ये हमारे पास दूसरा एमसीक्यू था। तीसरा एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट है वो ये कहता है कि बताओ हमारे पास किस एंगल के ऊपर हाइट और रेंज आपस में बराबर हो जाते हैं। हाइट और रेंज आपस में बराबर हो जाते हैं। तब हमारे पास नीचे बिल्कुल वही ऑप्शन हमारे पास स्टूडेंट नजर आ रहा है, मैं देखता 1 मिनट। हाँ नजर आ रहा है। तो स्टूडेंट हमारे पास जब हाइट रेंज के इक्वल होगी तो उस वक्त जो एंगल होगा वो हमारे पास है ये 76 वाला होगा। बिल्कुल ये भी आपने ऐसे ही सोल्व करना वैल्यू पुट करके। तो जब हमारे पास फोर्थ हिस्सा देन एंगल 45, जब हाफ हो गया देन हमारे पास एंगल 63 आ गया। जब हमारे पास बराबर हो गए तो हमारे पास एंगल 76 आ गया। स्टूडेंट इसमें एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ये है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है हमारे पास हाइट भी बढ़ रही है, क्योंकि जब हमारे पास 45 तो ये फोर्थ हिस्सा था, जैसे एंगल बढ़ा तो ये हाफ हो गया 63 के ऊपर। जैसे मजीद हमने एंगल बढ़ाया तो वो हाइट रेंज के बराबर आ गई, मतलब कि हाइट बढ़ रही है एंगल बढ़ाने से। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट? क्योंकि हमारे पता ये प्रोजेक्टाइल का पाथ होता है। तो जैसे जैसे हमारे पास एंगल बढ़ाते जाएंगे स्टूडेंट हमारे पास उसका वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ता जाएगा, उसका जो हिस्सा है वो हमारे पास वाई में ज्यादा होता जाएगा प्रोजेक्टाइल का। इसीलिए हमारे पास उसकी हाइट बढ़ रही है, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट ही उस प्रोजेक्टाइल की हाइट कहलाता है। इसीलिए एंगल बढ़ने से उसका वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ रहा है। ये तो स्टूडेंट हमारे पास 3 पहले हाइट और रेंज के रिलेटेड एमसीक्यूज थे। अब जो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है वो ये कहता है कि बताओ मैक्सिमम हाइट के ऊपर जो वेलोसिटी का एक्स और वाई कंपोनेंट है उनके दरमियान क्या रिलेशन है। क्या स्टूडेंट हमारे पास ये उस प्रोजेक्टाइल की मोशन है, ये उसकी ये मैक्सिमम हाइट है। अब ये बताता है कि इस मैक्सिमम हाइट के ऊपर बताओ एक्स और वाई के दरमियान क्या रिलेशन है, उनकी क्या वैल्यू है। तो पहला हमारे पास ऑप्शन है 0 साइन एंगल, दूसरा हमारे पास ऑप्शन होगा दोनों 0, तीसरा हमारे पास ऑप्शन होगा पहले वी एक्स है और चौथा हमारे पास होगा नन, कोई भी इनमें से नहीं। स्टूडेंट आपने ध्यान से सोच के टिक करना है कि एट मैक्सिमम हाइट के ऊपर जो एक्स वेलोसिटी का कंपोनेंट है और जो वाई है उनके दरमियान क्या ताल्लुक है। तो स्टूडेंट हमारे पास ये सी ऑप्शन होगा कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर जाके हमारे पास वाई कंपोनेंट 0 हो जाता है वेलोसिटी का, उसकी वेलोसिटी हमारे पास कम हो जाती है। लेकिन एक्स कंपोनेंट स्टूडेंट हमेशा वही रहेगा जितना वो इनिशियल में था। ये इनिशियल कंपोनेंट है, ये हमारे पास उस वेलोसिटी का इनिशियल कंपोनेंट है स्टार्ट में। लेकिन मैक्सिमम हाइट के ऊपर जाके भी इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई, क्योंकि हमने शुरू में कहा था कि एक्स एक्सिस में तमाम फोर्सेस को हम निगलेक्ट कर रहे हैं। जब फोर्सेस निगलेक्ट देन हमारे पास बॉडी में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन फोर्स की वजह से होगा। जब फोर्स नहीं तो एक्सेलरेशन नहीं, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी में टाइम के साथ से कोई चेंज नहीं आएगा। इसीलिए ये हमारे पास ऐसे वी कोज एंगल ही रहेगी थ्रू आउट द मोशन, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट ग्रेविटी की वजह से कम हो जाएगा। इसीलिए तो जब हम चीज को ऊपर फेंकते हैं तो ये मैक्सिमम हाइट के ऊपर आकर रुकती है, फिर हमारे पास नीचे आती है। तो मैक्सिमम हाइट के ऊपर वेलोसिटी का जो वाई वाला कंपोनेंट है उसकी वैल्यू 0, लेकिन एक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, वो थ्रू आउट द मोशन वी आई कोज एंगल ही रहेगा, उसकी वैल्यू थ्रू आउट द मोशन इतनी ही रहेगी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो ये कहता है कि बताओ हमारे पास वो हाइट और रेंज के हिसाब से ही हमारे पास एमसीक्यूज होगा। वो कहता है कि हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अब वो ये कहता है आपने ये खुद सोल्व करना है, आपको आना चाहिए। वो कहता है कि हमने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका है मैक्सिमम रेंज के साथ, हमारे पास उसकी जो रेंज है, जो उसका एक्स एक्सिस में उसका जो कंपोनेंट है, जो एक्स एक्सिस में उसकी रेंज है वो हमारे पास है 100 मीटर।
वो कहता है कि हमारे पास हमने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, उसने एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर किया, 100 मीटर। मैक्सिमम डिस्टेंस एक्सिस में कितना है इसका, साथ में उसने ये लफ्ज भी ऐड कर दिया, मैक्सिमम डिस्टेंस एक्सिस में 100 मीटर है। तो बताओ उसकी हाइट क्या है, बताओ उसकी हाइट क्या। सिर्फ उसने इतनी इंफॉर्मेशन दिया है कि वो कहता है कि हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है जिसकी मैक्सिमम एक्स में डिस्टेंस 100 मीटर है, बताओ उसकी हाइट क्या है। सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन देकर वो हमारे पास हाइट पूछ रहा है। तो ऑप्शन हमारे पास होंगे 20 मीटर, 30 मीटर, 25 मीटर और देन हमारे पास 100 मीटर। तो अब आपने स्टूडेंट खुद इसको सोल्व करना है, क्योंकि हमने एक केस पढ़ा था, आप याद करो तो हमने एक केस पहले पढ़ा था, हाइट और रेंज का रिलेशन आपने यूज करना है, ये भी मैं बता देता हूं। तो स्टूडेंट अब हमारे पास मैक्सिमम एक्स, इसका मतलब जो एक्स एक्सिस में उसका डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास रेंज कहलाता है। स्टूडेंट हमारे पास क्या, वो रेंज कहलाता है। तो एक्स एक्सिस में उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, रेंज। मतलब कि हमारे पास रेंज क्या आ गई, 100 मीटर। लेकिन स्टूडेंट साथ में एक इंपॉर्टेंट वर्ड उसने लिखा है, मैक्सिमम। तो रेंज मैक्सिमम स्टूडेंट याद रखना कब होती है, एट द 45 एंगल। जब हमारे पास एंगल की वैल्यू 45 हो, उसी वक्त उस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज होती है। तो इतनी इंफॉर्मेशन से हमें क्या पता चला, एंगल हमारे पास क्या है 45। अब हमें इतनी इंफॉर्मेशन से एंगल भी पता चल गया कि उसका 45 एंगल है, रेंज तो हमें वैसे दी गई है, अब हाइट चाहिए। तो हमने 45 एंगल के ऊपर हाइट और रेंज का रिलेशन देखा था। तो वो हमारे पास क्या था, वो था हमारे पास हाइट कितनी होती है, रेंज का चौथा हिस्सा। अब हमें हाइट ही चाहिए, रेंज उसने दी गई है, हमारे पास आ जाएगा रेंज कितनी है 100 मीटर, और नीचे हमारे पास 4 है तो वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 25। तो ये हमारे पास उस प्रोजेक्टाइल की हाइट आ जाएगी जब एंगल 45 होगा। तो इसी तरह वो मजे मजे के एमसीक्यूज को पूछता है। अब नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है स्टूडेंट, बहुत ही मजे वाला। अक्सर स्टूडेंट हमारे पास इसमें गलती कर देते हैं, आपने ये खुद देखना है कि इसका आंसर क्या होगा, देन हम इसको सोल्व करेंगे। तो वो कहता है कि बताओ हमारे पास जब भी दो एंगल लें स्टूडेंट, क्या हमारे पास, वो कहता है एक एंगल 1 है, एक एंगल हमारे पास कितना है 2 है। वो कहता है कि किन दो एंगल के ऊपर हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल है उसकी रेंज सेम होती है। तो उसने नीचे हमारे पास ऑप्शन दिया, ये एंगल 1, ये एंगल 2। दूसरा उसने ऑप्शन दिया हमारे पास 40। तीसरा उसने हमारे पास ऑप्शन दिया, और चौथा उसने ऑप्शन दिया हमारे पास 50 और 10 का। अब वो ये कह रहा है कि बताओ ये जो दो एंगल हैं, ये दो एंगल का पेयर है, किस दो एंगल के ऊपर हमारे पास रेंज एंगल 1 की इक्वल होगी रेंज एंगल 2 के ऊपर। स्टूडेंट आपने ये खुद देखना है कि इसका क्या आंसर होगा। तो स्टूडेंट इस तरह के एमसीक्यूज वो लाजमी एक ना एक पूछता है। तो याद रखना जब भी दो एंगल का सम 90 होगा, जो भी दो एंगल का पेयर जिनको हम जमा करें तो उनका आंसर 90 आ जाए, तो उन दो एंगल के ऊपर पार्टिकल की जो भी प्रोजेक्टाइल होगा उनकी रेंज इक्वल होगी। क्या स्टूडेंट दोबारा सुन लें, जब भी दो प्रोजेक्टाइल जो कि हमने थ्रो की डिफरेंट एंगल के ऊपर, लेकिन उन दो एंगल को जमा किया तो आंसर हमारे पास 90 आ गया, तो उस वक्त उन दोनों प्रोजेक्टाइल की जो रेंज होगी वो हमारे पास बराबर होगी। तो वो हमारे पास बराबर होंगी। तो अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन बना है, ये वाला। जब हमने 40 के ऊपर फेंका तो उस वक्त जो हमारे पास रेंज आई, जब हम 50 के ऊपर फेंकेंगे तो उस वक्त भी हमारे पास उतनी ही रेंज आएगी। ये बिल्कुल जैसे आप कैलकुलेटर के ऊपर बिल्कुल कैलकुलेट कर लेना, लेकिन शर्त एक ये कि वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, वेलोसिटी दोनों टाइम सेम होनी चाहिए। एक ये प्रोजेक्टाइल है, एक हमने ये फेंका, तो रेंज हमारे पास क्या थी sin 2 एंगल। तो स्टूडेंट हमारे पास बिल्कुल आप जब आप इसको, ये तो कांस्टेंट हो गया क्योंकि दोनों तरफ दोनों टाइम वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, जितनी इतनी वेलोसिटी होगी
उतनी ही जब इसको फेंकेंगे तो उतनी वेलोसिटी के साथ ही फेंकेंगे। जी वैसे क्वेश्चन ये सारा हो गया। तो अब रेंज किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? एंगल के ऊपर। तो जब हमारे पास एंगल सेम होगा प्लस उनका 90 होगा तो उस वक्त दोनों की रेंज हमारे पास सेम आएगी। अब सेम क्यों आएगी? क्योंकि जब हमने 40 के ऊपर फेंका तो हमारे पास सपोज को रेंज ये आई। जब हम 50 से फेंकेंगे तो हमने पहले कहा कि उसका थोड़ा हाइट बढ़ जाएगी, क्योंकि एंगल बढ़ने से उसकी हाइट में इजाफा होगा। तो एंगल बढ़ने से उसका जो हाइट वाला कंपोनेंट है वो बढ़ जाएगा। हाँ, हाइट में फर्क होगा। अब वो थोड़ा ऐसे आएगी, लेकिन रेंज उसकी उधर ही गिरेगी, क्योंकि उसका जो एंगल बढ़ने से उसकी थोड़ी हाइट में इजाफा हो गया। लेकिन रेंज उनकी सेम आई जब हमारे पास एंगल का सम 90 होगा। ये बिल्कुल आप जाके कैलकुलेटर के ऊपर सोल्व करना, आपका आंसर सेम आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। वो ये कहता है कि हमारे पास थ्रू आउट द मोशन कौन सी चीजें हमारे पास प्रोजेक्टाइल की कांस्टेंट रहती हैं, चेंज नहीं होती। बहुत मजे का एमसीक्यू है ये। तो ऑप्शन उसने दिए हैं हमारे पास एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हमारे पास नेक्स्ट वो कहता है कि एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, और आगे वो कहता है कि हमारे पास ग्रेविटी के हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वाई में, जो एक्स में एक्सेलरेशन है वो, जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वाई में वो, या एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का, या इनमें से आल। तो स्टूडेंट आपने ये सोच के इसके ऊपर क्लिक करना है, या आपने सोच के इसके ऊपर क्लिक करना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा। तो अक्सर स्टूडेंट इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। उन्होंने यही बात सुनी होती है कि हमारे पास वेलोसिटी एक्स एक्सिस में हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती, वो हमेशा उतनी ही होती है जितनी हमने स्टार्ट में की, पूरे पाथ में वो उतनी ही रहती है। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन स्टूडेंट हमारे पास एक्स एक्सिस में जो एक्सेलरेशन है वो चेंज नहीं होगा, चाहे वो जीरो है। हमारे पास जब एक्स एक्सिस में फोर्स नहीं है तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन जीरो है, लेकिन वो जीरो जीरो ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो उतना ही रहेगा जितना स्टार्ट में था। तो ये भी हमारे पास थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगा, इसकी वैल्यू भी हमारे पास कांस्टेंट आएगी। देन आता है हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट। तो स्टूडेंट वाई में एक्सेलरेशन कौन सा है? ग्रेविटी वाला, जो कि 9.8 है, जो कि हमारे पास कितना है? 9.8, और ये कांस्टेंट रहता है, चाहे हमारे पास जिधर मर्जी अर्थ में चले जाएं, हमारे पास ग्रेविटी का जो जी है वो कांस्टेंट रहता है। जाहिर बात है वो हाइट के साथ कम हो रहा है, बिल्कुल ऐसी बात है कि हमारे पास जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वो हाइट के हिसाब से बढ़ता रहता है, वो कम हो जाता है। और मैक्सिमम हाइट के ऊपर जब हमारे पास स्पेस आ जाती है तो ग्रेविटी का पुल खत्म हो जाता है। लेकिन जितनी बार बात प्रोजेक्टाइल किया तो उस हिसाब से हमारे पास ग्रेविटी का एक्सेलरेशन हम कांस्टेंट लेते हैं, हम उसकी वैल्यू को कांस्टेंट लेते हैं। तो थ्रू आउट द मोशन हमारे पास एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी ये भी कांस्टेंट, हमारे पास जो एक्सेलरेशन चाहे वो जीरो एक्स में वो भी इतना ही रहेगा, और हमारे पास जो वाई में ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है 9.8 वो भी उतना ही रहेगा। हम थ्रू आउट द मोशन उसकी वैल्यू हमेशा यही लेंगे। आप जितनी कैलकुलेशन स्टूडेंट करते हैं आप जी को हमेशा यही लेते हैं, आप हाइट के हिसाब से उसका कोई हिसाब नहीं देखते, आप हमेशा जी को यही लेते हैं। तो ये तमाम चीजें हमारे पास कांस्टेंट रहती हैं थ्रू आउट द मोशन। अब हमारे पास जो लास्ट और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू था वो ये था कि बताओ बैलिस्टिक मिसाइल को, बैलिस्टिक मिसाइल जो हमारे पास है उसको हम किस के लिए यूज करते हैं, कितनी रेंज के लिए यूज करते हैं। तो हमारे पास आंसर है लॉन्ग रेंज, देन हमारे पास है शॉर्ट रेंज, देन हमारे पास है नन, इनमें से कोई भी नहीं। स्टूडेंट हमने बैलिस्टिक मिसाइल में ये डिटेल्स देखा था कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है उनको हम यूज करते हैं शॉर्ट रेंज के लिए। क्यों शॉर्ट रेंज के लिए यूज करते हैं? क्योंकि हम शॉर्ट रेंज के ऊपर जो एयर रेजिस्टेंस है उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे रेंज बढ़ती जाएगी तो उस वक्त रेजिस्टेंस को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, तो उस वक्त हम बैलिस्टिक मिसाइल्स को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल्स अनपावर्ड और अनगाइडेड है। जितनी हमने उसको गाइड कर दिया, जितनी हमने उसकी रेंज कवर कर दी, कंट्रोल कर दी, उसने उतना ही रहना है। अब हम उसको मजीद चेंज नहीं कर सकते। तो कम रेंज के ऊपर एयरफोर्स, कम निगलेक्ट, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा।
लेकिन जैसे रेंज बढ़ी उस वक्त ए रेजिस्टेंस बढ़ गई तो उसकी हमारे पास रेंज में कमी आएगी, क्योंकि ए रेजिस्टेंस भी उसको कम करेगी, तो उस वक्त हम उसको यूज नहीं कर सकते। तो ये थे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमारे पास प्रोजेक्टाइल में से। आई होप अब सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।